बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 3 इसके एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट गिवन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इसका एमसीक्यूज है द वैल्यू ऑफ आई डॉट द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ऑप्शन गिवन है 0, -1, 1 एंड 3। गिवन था आपके पास आई डॉट जे क्रॉस के, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आई डॉट जे क्रॉस के आपके पास आई के इक्वल आता है, तो आई डॉट आई आ जाएगा प्लस जे डॉट आई क्रॉस के। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा -j के इक्वल। उसके बाद प्लस के डॉट आई क्रॉस जे इसके इक्वल आ जाएगा के इक्वल। तो आई डॉट आई 1 के इक्वल आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस जे डॉट जे ये भी 1 के इक्वल, प्लस के डॉट के ये भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो ये -1 + 1 कैंसिल, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, 1 के इक्वल। तो आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसका आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड एमसीक्यू है द वेक्टर आई डॉट 3i + 5j + 2k। सेकंड है 2i - 3j - 5k। नेक्स्ट है आपके पास 5i + 2j - 3k फ्रॉम फॉर्म ए साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। कहते हैं एक ट्राइंगल ए बी सी, ये तीनों जो उसकी साइडें हैं, ठीक है, उनको ये तीनों वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहते हैं कि ये जो ट्राइंगल होगी वो आपके पास कौन सी आएगी, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल से ये मुराद है कि तीनों साइडों की अगर लेंथ इक्वल आती है तो इक्विलेटरल। आइसोसेल्स, ठीक है, जिसकी दो साइडें इक्वल है बट नॉट राइट एंगल, लेकिन 90 का एंगल उधर कोई भी ना हो। सेकंड ऑप्शन है राइट एंगल के 90 का एंगल भी हो बट नॉट आइसोसेल्स, लेकिन उसकी दो साइडें आपस में इक्वल ना हो। थर्ड है कि राइट एंगल, ठीक है, 90 का एंगल भी हो एंड आइसोसेल्स और इसकी जो दो साइडें हैं वो भी आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि ये तीनों जो साइड्स की ट्राइंगल हैं, ठीक है, पहले आपने जो ट्राइंगल की साइडें ए बी बी सी सी ए तीनों साइडें फाइंड करनी है। फिर देख लेना है कि आपके पास इनमें से कौन सी कंडीशन वेरीफाई होती है। एमसीक्यूज आपके पास सेकंड एमसीक्यूज था, ठीक है, आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी जो तीनों साइडें हैं, ठीक है, वो तीन वेक्टर से रिप्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल आप जो फर्स्ट साइड वेक्टर्स को ए बी सी का नाम देते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल ए जो है 3i + 5j + 2k। सेकंड आपके पास 2i - 3j 5k। थर्ड 5i + 2j - 3k के इक्वल है। ठीक है, तो इनको ए बी सी इनका फॉर एग्जांपल आप डिस्टेंस फाइंड कर ले तो मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो ए का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 3i + 5j + 2k मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्केयर 3 का स्केयर 9 प्लस जे का जो कोफिशिएंट है 5 का स्केयर 25 प्लस के का जो कोफिशिएंट है 2 का स्केयर 4। 25 + 9 + 4 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 38 स्क्वायर रूट के इक्वल। तो साइड ए की लेंथ। इसी तरह जो वेक्टर साइड बी को जो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है 2i - 3j - 5 के, उसका स्केयर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे 2 का स्केयर 4 प्लस -3 का स्केयर 9 प्लस -5 का स्केयर 25। तो 25 + 9 + 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 38 स्क्वायर रूट के इक्वल। इसी तरह जो साइड सी थी उसको रिप्रेजेंट जो वेक्टर करता है 5i + 2j - 3 के, इसका मैग्नीट्यूड ले 5 का स्केयर 25 प्लस 2 का स्केयर 4 प्लस -3 का स्केयर क्या आ जाएगा, +9। तो 25 + 4 + 9 ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 38 स्क्वायर रूट के इक्वल। तो आपके पास जो आपको जो ट्राइंगल है उसकी जो तीनों साइडें हैं उनकी जो लेंथ है वो आपके पास सेम आ गई है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि जो आपके पास ट्राइंगल है जो जिसको ये तीनों वेक्टर उसकी साइडों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपके पास कौन सी ट्राइंगल आएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 कहते हैं 2 वेक्टर a = 2i + j + 3k, b = 2i - λj + 6k आर पैरेलल इफ λ = 2। कहता है अगर ये दोनों वेक्टर्स a और b आपस में परपेंडिकुलर पैरेलल है तो फिर आपने वैल्यू फाइंड करनी है लैम्डा की। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल।
और दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे जब उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। तो आपके पास जो वेक्टर्स है इसमें पैरेलल का हुआ है ए और बी, तो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये फिर आपके पास किसके इक्वल होगा, ज़ीरो, क्योंकि एक जो पैरेलल में होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ज़ीरो, और साइन ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो पैरेलल में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, ए क्रॉस बी दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। आई जे के जो पहला वेक्टर ए था उसका आई का कोफिशिएंट आई के नीचे जे का कोफिशिएंट जे के नीचे के का कोफिशिएंट के नीचे आ जाएगा। इसी तरह बी वेक्टर का आई जे ए और के कोफिशिएंट इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, आई इंटू 1 इंटू 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 लैम्डा माइनस जे इंटू 2 6 12 माइनस 4 3 12 प्लस के इंटू 2 इंटू माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो जीरो है इसको आप जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के भी लिख सकते हो। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। लैम्डा एक आई के कोफिशिएंट में है और एक के कोफिशिएंट में, दोनों साइड से आपने आई या के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेने। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ आई यूनिट वेक्टर, इधर से आई यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट जो है वो 6 प्लस 3 लैम्डा और उधर आई का कोफिशिएंट जीरो के इक्वल। लैम्डा की वैल्यू चाहिए, 6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस 6 लैम्डा मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जा 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 6/3 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका एमसीक्यूज नंबर 4 है, कहता है ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होल मैग्नीट्यूड, देन आपने ये बताना है कि अगर ये दोनों वेक्टर्स ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी दो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है अगर आपस में इक्वल है, देन ए इज़ पैरेलल टू बी, ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी या नन ऑफ दीज। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। वेक्टर ए और जो वेक्टर बी है वो दोनों आपस में क्या आएंगे, परपेंडिकुलर आएंगे। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है, गिवन था ए प्लस ए दो वेक्टर्स का जो सम है उनका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इसको आप ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर बी लिख सकते हो। इसको अगर आप मज़ीद करो, मैग्नीट्यूड ख़त्म करो, तो इसको आप ए प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्केयर भी लिख सकते हो। स्केयर अगर आप ओपन करो तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल टू, इधर भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर और क्या आ जाएगा -2ab। ये ए स्केयर बी स्केयर दोनों साइड से कैंसिल, तो 2ab प्लस 2ab इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, 2ab को इस तरह शिफ्ट कर दिए, इधर से ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपके पास 4ab इज इक्वल टू ज़ीरो, 4 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब दोनों का जो प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट आपस में ज़ीरो के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में फिर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। Next MCQs are the projection of the vector 2i plus 3j minus 4k on the vector I plus 2j plus 3k is 1 by under root 14, 2 by under root 14, 3 by under root 14 या none of these। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14 के इक्वल। ठीक है, किस तरह है तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो वेक्टर जो गिवन थे, फर्स्ट वेक्टर था आपके पास 2i प्लस 3j माइनस 2k और जो सेकंड वेक्टर था i प्लस 2j प्लस 3k। तो प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन सेकंड या प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b ये आपके पास इक्वल होता है a डॉट b डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, a डॉट b डिवाइडेड बाय जो सेकंड वेक्टर जो भी होगा उसका मैग्नीट्यूड, तो इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है डिवाइडेड बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो 2i प्लस 3j माइनस 2k डॉट प्रोडक्ट विथ i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय b जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड i प्लस 2j प्लस 3k का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय इधर i का कोफिशिएंट 1 है, 2 इंटू 1 2 और i डॉट i किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 और j डॉट j 1 के इक्वल, प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और k डॉट k किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो i का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्केयर प्लस j का जो कोफिशिएंट है 2 2 का स्केयर
प्लस के का जो कोफिशिएंट है तो 3, तो 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + 6 - 6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 + 3 का स्क्वायर 9, तो 5 + 9 किसके इक्वल आ जाएगा 14। ये +6 और -6 कैंसिल, द प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन सेकंड या प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 2√14 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसका एमसीक्यूज है, कहता है कि फॉर नॉन जीरो स्केलर्स अल्फा एंड बीटा फॉर विच अल्फा टाइम ऑफ ए + 2b माइनस बीटा इंटू ए + 4b माइनस ए इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वेक्टर्स ए एंड बी। कहता है कि ये जो आपके पास अल्फा और बीटा, ये अगर आपके पास कोई भी नॉन स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास अल्फा टाइम ऑफ ए + 2b माइनस बीटा इंटू ए + 4b माइनस ए अगर ये 0 के इक्वल हो, तो आपने अल्फा और ये जो बीटा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गिवन था आपके पास अल्फा टाइम ऑफ ए + 2b माइनस बीटा इंटू ए + 4b माइनस ए इज इक्वल टू 0। आपने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई कर अल्फ़ा ए + 2 अल्फ़ा बी माइनस बीटा ए + 4b माइनस ए इज इक्वल टू 0। जैसे ए वाली जितनी भी टर्म है उनको कंबाइन कर ले, अल्फ़ा ए माइनस अल्फ़ा बी माइनस ए और प्लस अल्फ़ा बी और + 4b इज इक्वल टू 0। इन तीनों में से एक कामन अल्फ़ा माइनस बीटा -1 और इनमें से बी कामन 2 अल्फ़ा + 4 इज इक्वल टू 0 को आप 0a + 0b भी लिख सकते हो। ठीक है, अब दोनों तरफ से ए के कोफिशिएंट है, जैसे ए का कोफिशिएंट अल्फ़ा माइनस बीटा -1, इधर से ए का कोफिशिएंट 0, इधर से बी का कोफिशिएंट 2 अल्फ़ा + 4, इधर से बी का कोफिशिएंट किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। अब दोनों को आपने सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा फाइंड करना है, तो सेकंड जो इक्वेशन है 2 अल्फ़ा + 4 इज इक्वल टू 0, 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं -4, 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -2। अब ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है, जो पहली इक्वेशन में अल्फ़ा की जगह पुट कर देंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा -1 इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा की जगह -2 माइनस बीटा -1 इज इक्वल टू 0, माइनस बीटा को दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस बीटा -2 और ये -1 किसके इक्वल आ जाएगा 3, तो अल्फ़ा की वैल्यू -2 और बीटा किसके इक्वल आ जाएगा -3 के इक्वल। नेक्स्ट इसका एमसीक्यूज नंबर 7 है, कहते हैं ए बी एंड सी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट ए बी + बी सी + सी ए इज इक्वल टू 0, 2a 2b और 2c। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखनी है कि आपको जो ट्राइंगल गिवन होती है, फॉर एग्जांपल ट्राइंगल ए बी सी, उसमें जो पोजीशन वेक्टर या अगर जो उनकी जो लेंथ्स गिवन है, ठीक है, उन तीनों का जो लेंथ का जो सम है वो आपके पास हमेशा किसके इक्वल आता है 0 के इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी जो साइड है उसका पोजीशन वेक्टर ए, ठीक है, उसके बाद दूसरे साइड है उसका पोजीशन वेक्टर बी, तीसरी साइड का पोजीशन वेक्टर अगर सी के इक्वल है, तो आपके पास ए बी, ठीक है, + बी सी + सी ए जो होगा, इनका जो सम है ये हमेशा आपके पास 0 के इक्वल आता है। नेक्स्ट इसका 8 पार्ट है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड व्हेन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, अब ए डॉट बी और ए क्रॉस बी इन दोनों का मैग्नीट्यूड में आपस में इक्वल है। ठीक है, अब ये ए डॉट बी जो होता है ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी आपके पास इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। अब ये दोनों आपस में इक्वल तभी होंगे जब आप इन दोनों में जो एंगल है, ठीक है, साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। अब साइन थीटा और कास थीटा दोनों इक्वल तभी होते हैं जब एंगल 45 डिग्री के इक्वल हो या आपके पास किसके इक्वल हो π/4। ठीक है, तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में तभी होंगे जब उनके दरमियान जो एंगल है, ठीक है, उनकी वैल्यू क्या होगी सेम। ठीक है, और एंगल की वैल्यू साइन और काज की वैल्यू जो सेम है वो 45 डिग्री के ऊपर होती है, तो एंगल आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 45 या π/4 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 4, ठीक है, इसके एमसीक्यूज है। फर्स्ट पार्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, द सम ऑफ 200 टर्म ऑफ द सीरीज 1 + 4 + 6 + 5
plus 11 plus 6 plus up to so on is 2300, 29,800, 30,200 या none of these। अब इसमें अगर आप सीरीज पे अगर गौर करो तो 1+4, 1+3 4, ठीक है, 4+2 6, 6+6 -1 5, 5+6 11, 6 -5 आपके पास 6, 11 -5 6 के इक्वल प्लस अप टू सो, मतलब आपके पास जो सीरीज गिवन है इसमें कोई भी आपके पास तरतीब नहीं गिवन, ठीक है। तो ज़ाहिरी तौर पर तो उसका सम एग्जिस्ट करता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नई अर्थमेटिक नई ज्योमेट्रिक आपके पास है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंज करो तो ये आपके पास अर्थमेटिक सीरीज़, दो अर्थमेटिक सीरीज़ बन सकती है। तो सीरीज़ आपके पास गिवन है 1+4 +6 +5 +11 +6 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। कहता है कि इसकी जो 200 टर्में हैं उनका सम किसके इक्वल होगा, ठीक है। अब ज़ाहिरी तौर पे ना ही आपके पास अर्थमेटिक है ना ही ज्योमेट्रिक, लेकिन अगर इसमें आप देखो तो आपके पास ये 1 6 11 प्लस अप टू सो ऑन, इसको अगर आप अलग करो इधर से 1 +6 +11 प्लस अप टू सो ऑन प्लस, ठीक है। ये आपके पास एक सीरीज़ बन जाएगी। प्लस अब ये दूसरी जो टर्में हैं 4 + 5 + 6 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। ये 1 6 11 इसको आपने अलग कर लिया, प्लस 4 5 6 अप टू सो ऑन इसको आपने अलग कर लिया। तो ये अब आपके पास एक अर्थमेटिक सीरीज़ बन रही है, ठीक है। 1 + 5 6 + 5 11 + 5 आपके पास 16 अप टू सो ऑन, ये एक आपके पास ये भी अर्थमेटिक सीरीज़ है। और ये 4 + 1 5 + 1 6 प्लस अप टू सो ऑन, ये भी आपके पास अर्थमेटिक सीरीज़ है, ठीक है। अब उसने कहा हुआ है कि 200 टर्में आपने ऐड करनी है। अब ये टोटल सीरीज़ के लिए 200 टर्में थी, तो एक आपके पास एक सीक्वेंस की टर्म आ रही है, एक दूसरी सीक्वेंस की टर्म। इसका मतलब है कि ये भी आपके पास 100 टर्में होंगी, प्लस ये भी आपके पास 100 टर्म्स, ठीक है। आपने दोनों को ऐड करना है, तो ये भी पहले आपके पास अर्थमेटिक सीरीज़ बन रही है। इसमें A1 आपके पास 1 के इक्वल है, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 5 के इक्वल, नंबर ऑफ टर्म्स 100 और आपने वैल्यू फाइंड करनी है S100 की, ये सम ऑफ 100 टर्म, प्लस इसमें आपके पास A1 गिवन है 4, कॉमन डिफरेंस गिवन है 1 के इक्वल, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 100, इसका भी आपने सम फाइंड करना है। तो SN का फार्मूला आपके पास होता है n/2 2A1, तो सीरीज़ आपके पास 1 6 + 11 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास 1 के इक्वल, कॉमन डिफरेंस 6 - 1 आ जाएगा 5, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 100, आपने 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस इधर फर्स्ट टर्म 4 के इक्वल, कॉमन डिफरेंस 1 के इक्वल है, नंबर ऑफ टर्म इसमें भी 100 है और आपने S100 की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों का जो सम आएगा उसको फिर आपने ऐड अप करना है, तो आपके पास ओवर सीरीज़ का सम आ जाएगा। तो n/2, n की वैल्यू 100/2, 2A1 की वैल्यू 1, n - 1 100 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस t, इधर n/2 100/2, 2A1 2 × 4 प्लस n - 1 100 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, ये 50 × 2 प्लस ये 99 बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 तो 495 प्लस 50 8 प्लस 99 इंटू 199 के इक्वल, 495 प्लस 2 आपके पास 497 मल्टीप्लाई बाय 50 तो 24,850 के इक्वल, ये 99 प्लस 8 आपके पास आ जाएगा 107 मल्टीप्लाई बाय 50 तो 5,350, और इन दोनों का सम आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 30,200 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड MCQ है, इफ सम ऑफ द सीरीज 2 + 5 + 8 + 11 प्लस अप टू सो ऑन इज 60,100, देन द नंबर ऑफ द टर्म्स, और कहता है कि आपके पास सीरीज़ है 2 5 8 11 अप टू सो ऑन, ठीक है। कहता है कि इसका जो सम है वो आपके पास 60,100 इक्वल के इक्वल हो। आपने बताना है कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स थी वो कितनी होंगी जिनको सम अप करने से आपके पास 60,100 आंसर आएगा। तो सीरीज़ आपके पास गिवन थी 2 + 5 + 8 + 11 प्लस अप टू सो ऑन, कहता है इसका सम अगर आपके पास 60,100 के इक्वल हो
तो आपने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सम का फार्मूला आपके पास अर्थमेटिक सीरीज़ है, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम गिवन है 60,100, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, n बाई टू इंटू ए वन गिवन है 2 के इक्वल, और n माइनस वन और कॉमन डिफरेंस आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 3, 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 अप टू सो ऑन। 2 डिवाइड इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 120,200 आपके पास इज इक्वल टू n इंटू 4 प्लस आपके पास 3n माइनस 3, ये 3n और 4 माइनस 3 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। n को मल्टीप्लाई करते हैं तो n प्लस 3n स्केयर, ये टर्म प्लस दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 3n स्केयर प्लस n माइनस 120,200 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से या फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो किसके इक्वल आ जाएंगे 200 के इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास इसका थर्ड पार्ट है कि कहते हैं कि ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ए स्केयर इंटू बी प्लस सी स्केयर इंटू ए प्लस पी और बी स्केयर इंटू ए प्लस पी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, बी डिवाइडेड बाई सी प्लस ए और सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या नन ऑफ दिस। ठीक है, कहता है अगर ये तीनों ए बी सी तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस हो तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा या कौन सी जो टर्म है वो आपके पास करेक्ट है, इसको आपने वेरीफाई करना है। अब इस क्वेश्चन इस तरह गिवन है कि आपके पास जो ए बी और सी ये आपके पास तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की टर्म है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक चीज़ आपको बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल सिंपल कोई भी आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ले ले, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 12 अप टू 1। ठीक है, ये आपके पास क्या एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर टर्म के दरमियान जो कॉमन रेशियो है वो सेम है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट टर्म हो रही है तो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब अगर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सारी टर्मों को किसी और टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, फॉर एग्जांपल 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया है 24। अब कहता है कि अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ये भी आपके पास क्या होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। क्यों, ये आपके पास आप 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए 6, नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई किया 12, नेक्स्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई किए 24। ठीक है, सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ऊपर वाली टर्म का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जो नीचे वाली टर्म है ये भी आपके पास क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इक्वल ही है। और इसी तरह फॉर एग्जांपल यही टर्म है आपके पास 3 6 12, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब अगर आप तीनों का स्केल हो, ठीक है, 3 का स्केल 9, 6 का स्केल 36 और 12 का स्केल आपके पास 144। ठीक है, उन्हीं टर्मों का 3 है, नेक्स्ट 3 का स्केल 6 का स्केल 36, 12 का स्केल 144। अगर ये 3 6 12 अगर ज्योमेट्रिक है तो इनका अगर आप स्केयर भी ले लो तो ये भी आपके पास ज्योमेट्रिक के इक्वल आएगा। क्यों, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 36 को फिर दोबारा 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 144 के इक्वल आएगा। इसका मतलब है कि अगर ए बी सी आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अगर आप इनका स्केयर ले लो ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, वो भी आपके पास क्या आएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म में आएंगे। फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर भी आपके पास क्या होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही आएगी। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, कहता है इफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 4n+1 देन द कॉमन डिफरेंसेस। कहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म 4n+1 के इक्वल हो तो आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। गिवन है आपके पास अर्थमेटिक की nth टर्म an इज इक्वल टू 4n+1, आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए आपको कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म में a1 a2 ठीक है फाइंड कर सकते हो, a2 a3 a3 a4 a5 अप टू सो आपने कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म में फाइंड करनी है, उनका डिफरेंस फाइंड करना है तो आपके पास अर्थमेटिक का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो a1 इज इक्वल टू 4 × 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 के इक्वल। इसी तरह a2 इज इक्वल टू 4 × 2 + 1 इज इक्वल टू 4 × 2 8 + 1 आपके पास
क्या आ जाएगा 9 के इक्वल। ठीक है, दो कंसेक्टिव टर्म आ गई। अब अर्थमेटिक का जो कॉमन डिफरेंस है किसके इक्वल होता है, कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपका जो अगर नेट टर्म है 4n प्लस 1 के इक्वल हो तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कहता है कि इसमें से आपने वो टर्म बतानी है जो ज्योमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपके पास एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हर टर्मों के दरमियान जो कॉमन रेशियो है वो सेम हो। ठीक है, जिस तरह फर्स्ट है 2 4 8 16। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16, ये आपके पास ज्योमेट्रिक है। 5 5 ज़ार 25 25 5 ज़ार 125 125 5 ज़ार आपके पास 625 अप टू 1, ये भी आपके पास ज्योमेट्रिक। इसी तरह इसका जो लास्ट पार्ट है 8 2 ज़ार 16, उसके बाद 16 2 ज़ार होता है 32। ठीक है, दरम्यान में 24 है तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक नहीं। इसी तरह 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 आपके पास 3 आ जाएगा। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 6.0 अप और 12.0 अप टू 100। ठीक है, आपके पास फर्स्ट टर्म भी ज्योमेट्रिक है, सेकंड ज्योमेट्रिक, थर्ड भी ज्योमेट्रिक है, लेकिन जो इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है, अब इसका अगर आप करते हो ना 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार आपके पास होता है 32 ज़ार आपके पास है 24, तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक नहीं है। उसके बाद इसका सिक्स पार्ट है, कहता है देयर आर 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड -18 द मीन्स आर। कहता है कि 4 और 2 और -18 के दरमियान अगर आप 4 अर्थमेटिक मीन अगर लेट करते हो तो अर्थमेटिक मीन कौन कौन से होंगे वो आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इसका मेथड मैं आपको बता देता हूँ किस तरह। क्वेश्चन गिवन था कि आपने 2 और जो -18 है, ठीक है, उसके दरमियान 4 अर्थमेटिक मीन बताने हैं कौन से हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है उसका लास्ट पार्ट है जिसमें -2 -6 -10 और -14 आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो अर्थमेटिक मीन है वो फाइंड आपने किस तरह करने हैं। तो आपने 4 आपका जो पहली टर्म है, ठीक है, आपने 2 और -18 के दरमियान 4 अर्थमेटिक मीन A1 A2 A3 A4 आपने लेट कर लेने। अब ये जो A1 है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, ये सेकंड टर्म बनती है। ठीक है, फार्मूला होता है A1 प्लस कॉमन डिफरेंस। अब ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन तभी आएगा जब आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होगा। फर्स्ट टर्म तो गिवन है, कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन, तो सबसे पहले आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म आपके पास 2, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। नेट टर्म -18 के इक्वल, तो ए एन की वैल्यू -18, A1 2 के इक्वल, एन की वैल्यू 6 -1 आ जाएगा और डी, तो -18 दूसरी तरफ जाएगा तो -2 -20 और ये 5D 5 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो -20/5 और कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, -4 के इक्वल। तो जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, वो आपके पास A1 टर्म आपके पास सेकंड बनती है A1 प्लस डी के इक्वल आ जाएगा। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, 2 माइनस कॉमन डिफरेंस 4। ठीक है, तो 2 -4 -2। इसी तरह सेकंड अर्थमेटिक मीन थर्ड टर्म A1 प्लस 2D के इक्वल। A1 आपके पास गिवन है 2 प्लस 2 टाइम आप कॉमन डिफरेंस -4 2 इंटू -4 -8 प्लस 2 क्या आ जाएगा -6। थर्ड अर्थमेटिक मीन 4 टर्म बनती है A1 प्लस 3D के इक्वल होगा 2 प्लस 3 इंटू -4 तो -12 प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा -10। लास्ट अर्थमेटिक में A4 फिफ्थ टर्म बनती है A1 प्लस 4D, फर्स्ट टर्म गिवन है 2 प्लस 4 इंटू 4 डी की वैल्यू -4 4 इंटू -4 -16 प्लस 2 आपके पास क्या आ जाएगा -14 के इक्वल। तो 2 और -18 के दरमियान जो अर्थमेटिक मीन है 4 अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएंगे -2 -6 -4 और -10 के इक्वल। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज है आपके पास, कहते हैं इफ AH एंड GHN आर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर देन द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, कहता है कि A अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, G ज्योमेट्रिक मीन को, H हार्मोनिक मीन को अगर रिप्रेजेंट करे तो इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। ठीक है, A स्क्वायर इज इक्वल टू GH, G स्क्वायर इज इक्वल टू AH, H स्क्वायर इज इक्वल टू AG या G स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू H। तो अर्थमेटिक हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन के दरमियान जो रिलेशन है वो होता है G स्क्वायर इज इक्वल टू A क्रॉस H का, या अर्थमेटिक और हार्मोनिक का जो प्रोडक्ट है
वो ज्योमेट्रिक मीन के स्केल के इक्वल होता है, तो इसकी सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इसका 8 क्वेश्चन है एमसीक्यूज। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म टू बी एडेड इन द सीरीज 27, 9, 3 अप टू सो ऑन, सो द सम इज 1093 डिवाइडेड बाय 27। कहता है सीरीज अगर आपके पास 27, 9, 3 अप टू सो ऑन हो, कहता है इसमें आप कितनी जो टर्में हैं वो अगर ऐड करो तो उनका जो सम है 1093 डिवाइडेड बाय 27 के इक्वल आ जाए। तो सीक्वेंस 27, 9, 3 अप टू 7, ठीक है, ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, ठीक है। उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास आ जाएगा 3 के इक्वल, ठीक है। 9/27 यह है, 3/9 इज इक्वल टू 1/3, लेकिन उसने कहा हुआ है कि इनका जो सम है 27 + 9 + 3 + अप टू सो ऑन, अगर इसका जो सम है वो 1093 डिवाइडेड बाय 27 के इक्वल हो, तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है n की। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सीरीज का जो फार्मूला होता है इक्वल होता है Sn = a1 × 1 - r पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r के इक्वल आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो Sn की वैल्यू 1093 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू a1 गिवन है 27, 1 - 1/3 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - क्या आ जाएगा 1/3 के इक्वल आ जाएगा। तो 1093 डिवाइडेड बाय 27, ये 27 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 - 1/3 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - जो 1/3 है ये आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल। इधर से 1093 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू, ये 2/3 है, ये फ्रैक्शन रूल के 3/2 इंटू 1 - 1/3 की पावर किसके इक्वल आ जाएगी n के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 डिवाइड, ठीक है। n की वैल्यू चाहिए तो आपने 1 को भी इधर से शिफ्ट करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इधर से जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास कितनी आ जाएंगी 7 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास इसका एमसीक्यूज नंबर 9 है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p where p greater than 0 if 15/4 plus p, 5/2 plus 2p and 2p are the 3 consecutive term of the geometric। कहता है ये अगर 3 ज्योमेट्रिक मीन की कंसेक्टिव टर्म्स हो तो आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है किसके इक्वल होगी। टर्म्स आपके पास गिवन थे 15/4 प्लस p, उसके बाद 5/2 प्लस 2p और 2 प्लस p, ठीक है। कहते हैं तीनों जो है वो ज्योमेट्रिक टर्म की कंसेक्टिव टर्म्स है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कंसेक्टिव टर्म्स है। आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है। सिर्फ इसका मैं मेथड बता देता हूँ आपको। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसका मतलब है कि हर दो टर्मों के दरमियान कॉमन रेशियो क्या होगी सेम, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट का आंसर और थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड का आंसर क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो इधर से आपने इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। डिनोमिनेटर का भी एलसीएम इसका भी एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो p है उसकी वैल्यू किसकी। नेक्स्ट इसका एमसीक्यूज नंबर 10 है। कहते हैं टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन 1/5, 4/19, 2/9, 4/17 अप टू सो ऑन इज। कहता है कि ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 4 टर्में गिवन है उसने। कहता है कि इसकी टर्म जो 10th टर्म होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हार्मोनिक का जो प्रोसेस है वो ये है कि आपने हार्मोनिक को कन्वर्ट करना है अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक की 10th टर्म उसका फिर आपने रेसिप्रोकल लेना है, तो आपके पास हार्मोनिक की क्या आ जाएगी 10th टर्म आ जाएगी, ठीक है। आपके पास गिवन है 1/5, 4/19, 2/9, 4/17 अप टू सो। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म में गिवन है, इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो 5/1, 19/4, 9/2 और 4/17 अप टू सो ऑन, ये आपके पास आ जाएंगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की टर्म। अब आपने क्या करना है, फाइंड करना था हार्मोनिक की 10th टर्म। तो उससे पहले आपने अर्थमेटिक की टर्म फाइंड करनी है 10th टर्म।
तो 10 टर्म के लिए फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, A1 प्लस 9 इंटू डी के इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म तो गिवन है, कॉमन डिफरेंस इधर से फाइंड कर लेना है। तो आपके पास 19/4 माइनस 5, तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो आ जाएगा -1/4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 19/4 माइनस 5 कॉमन डिफरेंस -1/4, तो 8 10 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू गिवन है 5, 9 इंटू -1/4, तो 5 माइनस 9/4, इधर से जो 8 10 है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो 8 10 है वो आपके पास आ जाएगा 11/4, ठीक है। लेकिन ये तो आपके पास आएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 10 टर्म, आपको हार्मोनिक की टर्म चाहिए तो इस टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे, तो हार्मोनिक की जो 10 टर्म है वो 4 क्या आ जाएगी, 11 के इक्वल आ जाएगी, जो कि अर्थमेटिक की 10 टर्म है। नेक्स्ट इसका लास्ट MCQ है, फाइंड द सम ऑफ 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 1/40। आपके पास ज्योमेट्रिक्स मीन फाइंड करने हैं 1/3 और 1/48 के दरमियान आपने 3 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं। फिर उन 3 ज्योमेट्रिक मीन का आपने फाइंड करना है सम, वो किसके इक्वल आएगा। क्वेश्चन गिवन था कि 1/3 और 1/14 के दरमियान जो आपने 3 ज्योमेट्रिक मीन का सम फाइंड करना है, तो पहले 3 ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड करने, लेट कर ले G1 G2 G3। अब ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको वैल्यू चाहिए होगी कॉमन रेशो की, तो AN इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1, A1 गिवन है 1/48, A1 1/3 R की पावर 5 -1 किसके इक्वल आ जाएगी 4। 3 डिवाइड तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3/48 इज इक्वल टू R की पावर क्या आ जाएगी 4। 1/16 इज इक्वल टू R पावर 4, या 1/16 को आप 1/2 का 2 की पावर 4 भी लिख सकते हो, तो R की पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर क्या आ जाएगी 4 के इक्वल आ जाएगी। दोनों तरफ पावर सेम है तो आपके पास जो बेस है वो भी सेम हो गए, तो R की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1/2 के इक्वल। अब आपने ये तीनों ज्योमेट्रिक मीन जो है G1 G2 G3 फाइंड करने, फिर उनका सम आपने देखना है किसके इक्वल आता है। कॉमन रेशो आपके पास 1/2 आ जाएगी, तो फर्स्ट मैट्रिक मीन G1 सेकेंड टर्म बनती है A1 R के इक्वल, 1/3 R की वैल्यू 1/2, तो G1 1/6। इसी तरह जो G2 है थर्ड टर्म A1 R स्केयर इज इक्वल टू 1/3 1/2 का स्केयर, 1/2 का स्केयर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 1/12। इसी तरह G3 फोर टर्म बनेगी, A1 R क्यूब के इक्वल होती है 1/3 और 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, तो 1/24। तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आ जाएगा 1/6 1/12 और 1/24। आपको ज्योमेट्रिक मीन का सम चाहिए था, तो 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24 एलसीएम 24 के इक्वल, तो नॉमिनेटर में टर्म बन जाएगी 4 + 2 + 1 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 24 के इक्वल। इसी तरह ये जो आपके पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी जो चैप्टर नंबर 3 और 4, ठीक है, इसके जो MCQs है, जो रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया।